फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज बात करेंगे अपने क्लास 4 की। ठीक है, तो उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा लास्ट सेशन जो हम लोग की थी क्लास 3 जो मैंने बताया था आपको क्या थी, सिर्फ जिसका नाम था सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग अपने बात करेंगे सेशन 4 की, जो आज हमारी रहेगी क्लास 4। क्लास 4 आज हमारी रहेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग आज बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि जो मनुष्य है वो क्या है, बहुत ही जिज्ञासु प्राणी है। ठीक है, ह्यूमन इज अ वेरी क्यूरियोसिटी पर्सन। ठीक है, ह्यूमन जो होता है बहुत ही क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। वो हर चीज में खोजता है कि कब, कहां, कैसे, क्यों, कैसे काम होगा। ठीक है, तो इसमें एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अ साइंटिस्ट नेम जॉन डाल्टन हु इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ब्रिटिश साइंटिस्ट named John Dalton। तो ये 18वीं शताब्दी की प्रारंभ की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जॉन डाल्टन। उन्होंने एक जो अपने सराउंडिंग में जितने भी पदार्थ हैं उनको देखा और उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जागी कि जितने भी हमारे जो पदार्थ हैं वो किस चीज से मिलकर बने हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम दिया गया एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो उन्होंने इसमें बताया कि जितने भी हमारे क्या है अराउंड, जितने भी सराउंडिंग में हमारे जितने भी क्या है सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो 1808 में इन 1808 John Dalton proposed that in every substance have a teeniest part named atom। उन्होंने बताया कि जितने भी हमारे छोटे छोटे क्या है पार्टिकल है वो हर सब्सटेंस में क्या है पहले ही से प्रेजेंट होते हैं, और यही छोटे छोटे जो क्या होते हैं पार्टिकल, टीनी पार्टिकल होते हैं, ये उसके एटम कहलाते हैं। तो इसी बेसिस पर उन्होंने अपनी जो है एटॉमिक थ्योरी को क्या किया, प्रपोज किया आगे। तो देखिए उन्होंने क्या क्या बताया अपनी एटॉमिक थ्योरी में, तो उसको हम लोग आज जानेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नाम से। तो देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं हम लोग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम लोग डाल्टन का परमाणुवाद के नाम से भी जानते हैं। तो डाल्टन के परमाणुवाद में उन्होंने देखिए क्या क्या बताया। सबसे पहला पॉइंट जो बताया उन्होंने, ही प्रपोज द फर्स्ट पॉइंट दैट एनी सब्सटेंस हैव अ टीनियस्ट पार्टिकल नेम एटम। उन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा भाग होता है वो उसका क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात उन्होंने ये बताई कि स्मॉलेस्ट particle of any substance or matter. Okay, he introduced that atom is the smallest particle of any substance and matter. The first point in Dalton's atomic theory is that it is the smallest part of any substance and matter. The second point he introduced that in an element each
atoms are identical in shape, size, and mass। उन्होंने बताया कि जो भी सब्सटेंस होगा, अगर कोई एलिमेंट है, उसके जितने भी परमाणु होंगे वो सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, और उनका शेप यानी उनका आकार और उनका जो द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तीसरी बात जो उन्होंने बताई, द थर्ड पॉइंट इज प्रपोज दैट डिफरेंट एलिमेंट have different atoms। The next point he introduced that different elements have different atoms, यानी जो भिन्न भिन्न आपके तत्व होंगे उनमें क्या होंगे, भिन्न भिन्न क्या होंगे, परमाणु होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर इसको एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर हम बात करें आपके दो स्कूल हों, कोई क्या है, दो स्कूल हो, ध्यान समझिएगा। तो दो स्कूल अगर हैं, उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या उनकी स्कूल ड्रेस जो होगी सेम हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, यानी अगर कोई स्कूल मान लीजिए आपका, मैंने सपोज किया जीआईसी है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, उसकी जो ड्रेस होगी, और मान लीजिए मैंने एक स्कूल और मान लीजिए प्रपोज किया, मतलब सपोज किया कि उसका नाम आपका क्या है, कोई भी एक नाम मैंने ले लिया, XY नाम है स्कूल का, क्या उन दोनों के स्कूल के जो क्या है चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी सेम ड्रेस हो सकती है, नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार डाल्टन ने बताया कि अगर कोई हमारे पास दो एलिमेंट है तो उनके जो क्या होंगे, एटम्स होंगे, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। लेकिन यही उन्होंने दूसरी बात है, जो आपका जो सेकंड पॉइंट है, उन्होंने ये बताया इन एन एलिमेंट ईच एटम्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड मास, यानी अगर एक ही तत्व की बात की जाएगी तो उसमें जितने भी एटम होंगे वो आपके क्या होंगे, समान क्या होंगे, आकार के और समान द्रव्यमान के होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। उन्होंने जो आगे पॉइंट है, पहले आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे बताता हूं उन्होंने आगे और क्या बताया। ठीक है, आगे आप लिखिए, तो मैं इसको आगे और कंटिन्यू करता हूं। आगे कंटिन्यू करते हैं। The next point he suggests that, जो अगला पॉइंट था उन्होंने बताया कि इन एन एलिमेंट all atoms having same chemical property, यानी उन्होंने बताया कि अगर कोई एक तत्व है तो उसमें जितने भी क्या होंगे, परमाणु विद्यमान होंगे, उन सभी की क्या होंगी, जो रासायनिक क्या होंगे, गुण होंगे, वो भी क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन इसी में उन्होंने एक पॉइंट और इंक्लूड किया कि इन डिफरेंट एलिमेंट ऑल एटम्स हैविंग डिफरेंट केमिकल गुण, मतलब उनके अंदर क्या होंगे, उनके जो रासायनिक गुण होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें। ठीक है, आगे बात करें, उन्होंने और बात की, पांचवें पॉइंट अगर हम बात करें, उन्होंने बताया एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। Okay, he proposed next point that atom cannot be created or destroyed। परमाणु को ना तो क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने इसी में आगे बात को क्या किया, आगे कंटिन्यू किया, इट्स ओनली ट्रांसफर्ड, इट्स ओनली ट्रांसफर्ड
ट्रांसफॉर्म into atoms of other element। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है, उसे केवल एक एटम से दूसरे एलिमेंट में क्या ट्रांसफर्ड किया जा सकता है, वो भी क्या है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। ठीक है, तो ये बात हुई आपके डाल्टन के एटॉमिक थ्योरम की। तो सबसे जो हमको जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें, द इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड हैव टू नोट दैट atom is the smallest part of any substance first, and second is every element have same atom have same chemical properties, have same mass and same shape. The main point are Dalton's atomic theory. But after some time there are many scientists have come and they conflict about Dalton's atomic theory। मतलब कुछ समय के बाद क्या है बहुत सारे क्या है साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या है इनकी जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसका विरोध किया, और उसका कारण भी था क्योंकि उन्होंने ये बताया, डाल्टन ने ये बताया कि जितने भी हमारे क्या होते हैं समान परमाणु होते हैं उनकी क्या होती है समान क्या होते हैं केमिकल क्या होते हैं गुण होते हैं, उनके केमिकल क्वालिटी सेम होती है। बट कुछ आगे चल के इसमें कॉन्फ्लिक्ट आया। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन आपका एक एटम है। ठीक है, कार्बन अगर बात करें सी कार्बन, ठीक है, तो देखिए इसको मैं बात कर रहा हूं कार्बन की। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन से जो बना तत्व है वो आपका ग्रेफाइट भी है, आपका डायमंड भी है और आपका चारकोल भी है। लेकिन इनकी जो क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। यही रीजन था कि इनकी जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या है स्टैब्लिश नहीं हो पाई। आगे आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको पूरे से सिरे जिसे कहते हैं सिरे से क्या कर दिया खारिज कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्यों खारिज किया, सबसे बड़ा रीजन उन्होंने ये बताया कि जैसे कार्बन हमने बताया एग्जाम्पल, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो उनकी जो थ्योरी को क्या है जो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाई, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने बताया जैसे कार्बन एक क्या है परमाणु है, उससे ही मिलकर आपका ग्रेफाइट बना है, ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट। ठीक है, आपका हीरा जिसे हम लोग डायमंड कहते हैं, डायमंड। और एक मैं बोलता हूं चारकोल। ठीक है, चारकोल, ये चारकोल है। तो देखिए ये एक ही प्रकार यानी ये कार्बन के अपरूप हैं, यानी ये कार्बन से ही क्या है मेडअप है, लेकिन इनकी तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहीं पर डाल्टन की जो क्या है एटॉमिक थ्योरी है वो फ्लॉप हो गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। डाल्टन के बाद आपका आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की हम लोग बात करते हैं। ओके, वी विल गो अहेड विद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। सो लास्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में क्या है कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या है डाल्टन की थ्योरी को पूरा पूरा क्या कर दिया फ्लॉप करार दे दिया। तो फ्लॉप करार दिया तो फिर क्या है यहाँ से नई पिक्चर रिलीज हुई। क्या है एक पिक्चर फ्लॉप तो अगली पिक्चर क्या है यहाँ से रिलीज शुरू हुई और उस पिक्चर का नाम दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे आपके, जैसे हम बात करें आपके सबसे फेमस साइंटिस्ट आपके जे थॉमसन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, ओके, फेराडे, क्रुक्स एंड सो ऑन। मतलब
बहुत सारे साइंटिस्ट का जो एक क्या था ग्रुप था, वो क्या है आपकी क्या कहलाई, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। कोई एक साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं था। जैसे डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें वो अकेले बंदे थे जिन्होंने क्या बताया कि जो आपका एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यानी टिनियस पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस होता है, और वो क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है स्वतंत्र भाग लेता है। बट आगे जो आने वाले जो थे वो एक क्या था, पूरा पूरा साइंटिस्ट का ग्रुप था जो आगे चल के क्या कहलाया आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो क्या थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देखिए। तो इसमें सबसे पहले जो आए आपके जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने ये बताया कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उनमें सबसे बड़ा, तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि एक ही परमाणु यानी एक ही एटम के क्या है बने जो पदार्थ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी रखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कार्बन का। तो आगे इन्होंने बताया कि ये इसके भी क्या है कुछ सब पार्टिकल्स है, यानी एटम के भी क्या है सब पार्टिकल है। उन्होंने बताया इसमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इसके भी क्या है सब पार्टिकल्स मौजूद हैं हमारे क्या है किसी भी सब्सटेंस के जो क्या होते हैं एटम्स होते हैं उसके भी सब पार्टिकल हैं जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसको जो है आगे चल के नाम बताया गया है। इसको मैं कर रहा हूं, देखिए क्या बताया गया मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत क्या बताया है। Atom have three fundamental particles। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, the first one is electron, the second one is proton, and third one is neutron। According to modern atomic theory, we have three fundamental particles named electron, proton, and neutron। Okay, so according to modern periodic table, the atom is not a smallest part of any substance. We have some other particles like electron, proton, neutron। So the first scientist who proposed that J.J. Thomson proposed that if we take a sphere means गोला, यानी अगर हम कोई एक गोला लें, ठीक है, ये गोला है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें रेडियस की तो ये 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का एक धनावेशित गोला है, यानी पॉजिटिवली चार्ज गोला उन्होंने लिया। इस जो मॉडल का नाम दिया उन्होंने, ठीक है, जिस प्लम पुडिंग, इसे बोलते हैं प्लम पुडिंग, प्लम मींस प्लम एक फल होता है, प्लम पुडिंग थ्योरम और वाटरमेलन थ्योरम, इसे उन्होंने नाम दिया वाटरमेलन थ्योरम या प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तरबूज मॉडल। ठीक है, तरबूज वाटरमेलन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, गर्मी में क्या है जो क्या है हम लोग को राहत पहुंचाता है, वो आपका आपने नाम सुना होगा वाटरमेलन। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड उन्होंने एक थ्योरम दी जिसे हम लोग तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक अगर हम एक धनावेशित गोला जिसकी जो क्या है त्रिज्या यानी रेडियस है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है, अगर एक धनावेशित गोला लें, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसमें क्या है समान मात्रा में इनफ क्या उसमें सेम जो क्या होती है क्वांटिटी में आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यानी धनावेशित कण भी होते हैं, और क्या होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं। लेकिन उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी द इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, सेपरेटेड, यानी जो इनका जो सेपरेटेड होता है वो क्या होता है इनमें बीच में ऐसे होता है जैसे तरबूज में उनके बीच, यानी अगर कोई बात करें ये पूरा पार्ट उसके क्या हो गया, आप तरबूज का अगर ऊपरी हिस्सा देखेंगे उसका क्या हो गया, ये उसकी क्या होगी गुदा होगी, यानी तो पुडिंग कहते हैं, पुडिंग उसका ऊपर का भाग हो गया, और उसमें जो ये उसके क्या है सीड्स हैं, देयर आर सीड्स ऑफ वाटरमेलन।
और इसी को उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो है आपका क्या है, धनावेशी भाग है। और ये दोनों क्या होते हैं, सेम क्वांटिटी में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटम होता है वो क्या होता है, नेचर में, अगर हम एटम के नेचर की बात करें, एटम का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। कोई भी अगर क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो क्या होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि एटम का नेचर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, एटम इज अ क्या, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इज अ नेचर इन अ नेचर ऑफ एटम इज अ न्यूट्रल। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो तरबूज मॉडल दे दिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये बात हुई वाटरमेलन थ्योरम। तो इलेक्ट्रॉन की जो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला फंडामेंटल हमारा जो है पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जानेंगे क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए। ठीक है, जैसे ये हमने बताया, लेकिन जो सबसे जो क्या कहते हैं, सबसे जो सबके द्वारा माना जाने वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो था आपका रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने एक अल्फा यानी अल्फा स्कैटरिंग क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया, तो देखिए पहले उसको बता दूं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम रदरफोर्ड के उसकी बात करते हैं। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और इसकी खोज का, इलेक्ट्रॉन की जो खोज का श्रेय जाता है वो आपको जे जे थॉमसन ही को जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में बैठाइएगा, जे जे थॉमसन। ठीक है, जे जे थॉमसन जे जे थॉमसन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन। लेकिन पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट जानेंगे। रदरफोर्ड का भी जो है मॉडर्न जो आपकी एटॉमिक थ्योरी है उसमें बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, कि आखिर न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में बात करेंगे। अब न्यूक्लियस की अगर बात है, नया वर्ड है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस मतलब होता है नाभिक। ठीक है, किसी भी एटम का एक नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक उसका सेंट्रल पार्ट होता है जो क्या होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान विद्यमान होता है। और इसमें क्या होते हैं, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इसके चारों ओर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्या होते हैं, अराउंड क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं विभिन्न ऑर्बिटल्स में। विभिन्न क्या होती है, सेल्स होती है, डिफरेंट सेल्स में वो क्या है, अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे नाभिक की खोज की। तो ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था उसमें रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, पोलेडियम, ठीक है, पोलेडियम नाम का एक रेडियो एक्टिव था। ये एक रेडियो एक्टिव वो था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो, इससे निकलने वाली जो अल्फा रेस थी उसको उन्होंने एक गोल्ड, ये आपकी क्या है, गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल पे इनकी क्या की, बौछार की। ये इस पर इसने बौछार की। ठीक है, और ये बहुत पतली थी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर, यानी बहुत पतली थी। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या की, पोलेडियम से निकलने वाली अल्फा रेस को इसमें क्या किया, बौछार कराई। ठीक है, बॉम्बिंग करवाई। तो क्या हुआ, उनको क्या पता लगा कि यहाँ पर इसका कुछ असर पड़ा। उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा रेस जो है क्या है आपकी सीधी निकल गई, कुछ अल्फा रेस आपकी सीधी निकल गई, और कुछ जो है अपने क्या है, जो पाथ है उससे क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। जैसे यहाँ से कुछ निकली, कुछ ऐसे निकल गई, कुछ ऐसे गई और ऐसे निकल गई, और कुछ ऐसी थी कि जो अपने मार्ग में ऐसे गई और उसी रास्ते पे क्या आ गई, वापस आ गई। समझिएगा मतलब क्या कहना चाह रहा हूं।
there are three types of rays. There are three types of rays. Some are straightly, मतलब जो है कुछ स्ट्रेट पार कर गई, कुछ क्या हुई अपने मार्ग से वापस आई, लेकिन कुछ क्या हुई डिफ्लेक्ट होकर वापस आई, ठीक है, और कुछ जो है अपने मार्ग पे सीधे ही, जैसे मतलब सीधे गई वैसे ही वापस आ गई, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने कुछ बताया, क्या बताया देखिए क्या है। देखिए अब इस तीनों को मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा कि उन्होंने क्या क्या इसके आधार पर प्रपोज किया, ठीक है। देखिए क्या होता है। तो पहला पॉइंट जो आया, पहला पॉइंट कि जब आपकी जो अल्फा रेज है वो किसी भी, अगर उससे पन्नी से सीधे सीधे बाहर निकल जा रही है, अल्फा रेज बाहर निकल, तो उनका ये निकला कि और देयर इज अ लार्ज पोर्शन in atom that is empty। यानी उन्होंने ये बताया कि इसमें किसी भी एटम में जिस स्थान से जो अल्फा के क्या थे कण थे सीधे वापस सीधे चले जा रहे हैं, तो उससे इन्होंने अनुमान लगाया कि उसमें क्या है, किसी भी परमाणु या एटम का अधिकांश भाग जो है वो क्या है, खाली है या खोखला है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने सजेस्ट किया कि जहां पर वेयर रेज कम बैक टुवर्ड्स इट, और कुछ ऐसी रेस थी जहां पर जो है क्या है, जो आपकी किरण थी वो क्या है अल्फा रेस वापस टकरा के उसी मार्ग पर, यानी उसी पाथ पर क्या आ गई, वापस आ गई। तो इससे उन्होंने सपोज लगाया कि बीच में किसी भी यानी कोई जो क्या है आपका एटम है उसमें कोई बीच में एक ऐसी द्रव्यमान वाली चीज है क्या है, जिससे कोई हमारा जो है अल्फा जो रेज है वो टकरा के वापस आ रही। तो इसी चीज को उन्होंने नाम दिया क्या, नाभिक। उन्होंने इसी चीज को प्रपोज किया नाभिक, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्फा रेज जो है अपने ही मार्ग से चलकर वापस आ जा रही थी। यहाँ पे कोई पर क्या है, कोई एक मास वाली बॉडी है, यानी यहाँ पर कुछ मास है, इस मास का क्या है यहाँ पर, इसका नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई आपके रदरफोर्ड की। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने किसकी खोज कर दी, नाभिक की, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। और एक ऐसा था जहां पर क्या है, at one point some rays deflected in a few, और कुछ ऐसी जगह थी जहां पर जो है आपकी जो रेस थी बहुत कम विचलित हुई। तो वहां पर बताया कि वहां पर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह इन्होंने क्या है अपनी क्या है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को क्या किया, प्रूफ किया, और उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या है न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसी में, आगे बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें रोल रहा, ठीक है। तो पूरा जो है एक्सपेरिमेंट बेस पे था, बहुत थ्योरेटिकल है तो उसको मैं उतना बताऊंगा नहीं, आपके एग्जाम से पर्पस से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो बात बताऊंगा। आपके एग्जाम में मतलब पूछ सकता है कि हु एक्सपेरिमेंट द अल्फा स्कैटरिंग, तो आप क्या नाम बताएंगे, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। उसके बाद एक साइंटिस्ट, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक वो किया गया था, इसकी भी खोज करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। वो था आपकी एक विसर्जन नलिका थी, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट बताऊंगा, आपने इसको इंटर हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो इसको इतना डिटेल में जाने नहीं, बस मैं आपको बताऊंगा क्या क्या था। एक विसर्जन नलिका जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, उसमें क्या किया गया कि हाई क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें क्या किया, उच्च विभव और लो टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर पे क्या किया गया, गैसों को रखा गया और उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन जो हमको मिली वो क्या, कैथोड पे मिली। इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ मिली, कैथोड पे मिली, फाउंड एट कैथोड। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आल्सो नोन एज कैथोड रे, कैथोड किरणें कहा गया, कैथोड
कुछ साइंटिस्ट आगे आए, तो इसी तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब पे एक एक्सपेरिमेंट आपका किया था गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने क्या है, इसी बेसिस पे है प्रोटॉन की खोज कर दी। तो हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन, तो गोल्डस्टीन इसमें भी उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें क्या है बहुत सा लो प्रेशर में गैसों को रखा गया और उसमें जो है उच्च विभव दिया गया, यानी हाई वोल्ट की वो स्थिति दी गई, और उसके द्वारा क्या है ये जो आपको प्रोटॉन मिले वो कहां पर मिले, इट्स फाउंड एट एनोड, ये आपको एनोड को प्राप्त हुआ, इट्स फाउंड एट एनोड, दैट्स व्हाई प्रोटॉन आल्सो नोन एज एनोड रेज। इसको कैथोड बोलते हैं और प्रोटॉन को हम लोग एनोड बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, इसी तरह कई साइंटिस्ट आए, तो आगे साइंटिस्ट आए, एक आए बेकरेल, आपने नाम सुना होगा हेनरी बेकरेल। ठीक है, मैं उसको क्यों बता रहा, थोड़ा आपको समझ में आएगा, तो मैं इसको बताना चाहूंगा क्यों बता रहा। हेनरी बेकरेल ने क्या रेडियो एक्टिविटी की क्या की खोज की, ही फाउंड रेडियो एक्टिविटी। तो उसी बेसिस पे चैडविक ने जो है, एक नाम साइंटिस्ट हुआ करते थे चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कर दी। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं तीनों की। अगर बात करें तीनों के अब कंपैरिजन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको ये याद नहीं रहता है, कभी कभी क्या है कई लोग बताते हैं कि जो आपका प्रोटॉन है वो रदरफोर्ड ने खोज की थी। ठीक है, तो खोज तो की, लेकिन उसका खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्डस्टीन ने किया था, पर प्रोटॉन का जो नामकरण था वो रदरफोर्ड ने किया था। तो आप रदरफोर्ड भी याद कर सकते हैं, गोल्डस्टीन भी। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए मैं आपको क्या है ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हु इन्वेंटेड फंडामेंटल पार्टिकल्स। It's trick for to learn fundamental particle of an atom. ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, इट्स मीन E for electron, found by Thomson, J.J. Thomson और Thomson। पर means proton, invented by Rutherford, somewhere is written as Goldstein। कहीं कहीं ये आपको गोल्डस्टीन मिलेगा और कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड मिलेगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था, मतलब ओनली नेम्ड बाय रदरफोर्ड दिस एज प्रोटॉन, एंड द प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट इज डन बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, जिसको हमने भी नाम दिया था डिस्चार्ज ट्यूब से रिलेटेड जो आपका एक्सपेरिमेंट था। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका कभी भी नहीं मिलेगा, पूछा जाएगा तो आप ये जान सकते हैं कि उसमें क्या था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, उसमें क्या है लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, और जो है आपकी कैथोड पर, यानी जो कैथोड आपकी वो होती है प्लेट होती है, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन मिले थे, और आपकी जो एनोड प्लेट होती है वहां पर आपको प्रोटॉन मिले थे। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन हैव क्या नेगेटिव, यानी वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव आपके क्या होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आप इतना जानेंगे तो आपके लिए क्या है सफिशिएंट है। ओके, आगे हम बात करें नाच। नाच मीन्स आपका हो गया न्यूट्रॉन, चैडविक, जेम्स चैडविक। तो इट्स ट्रिक फॉर टू लर्न फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कों को कंफ्यूजन रहता है कि किसकी खोज किसने की थी। तो आप इसको लिख सकते हैं, ट्रिक हु इन्वेंटेड फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट मींस ईटा पर नाच, इट्स, ठीक है, इसका जो मैंने है क्या कर दिया है, इसको मैंने क्लेरिफाई कर दिया। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर J.J. थॉमसन, प इज प्रोटॉन, र मींस रदरफोर्ड, ना न्यूट्रॉन एंड चैडविक। इसको आप नोट कर लीजिए।
फिर मैं इसके आगे बताऊंगा इनकी क्या प्रॉपर्टीज, इसका मास कितना होता है, इसमें कितना क्या होता है आपका इनका, इनकी क्या वोल्ट कितना है इनका, चार्ज कितना होता है इनमें, ठीक है। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। हो गया नोट डाउन, इसको हम लोग अभी यूज करते हैं। अब हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यहां लिखेंगे हम लोग चार्ज, यहां पर लिखेंगे मास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग माइनस ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको माइनस ई से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका ये नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो हम इसको प्लस ई भी लिख सकते हैं या पी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पी लिख सकते हैं, इसको 1H1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन का होता है, ठीक है, समस्थानिक होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको प्रोटॉन को 1H भी लिख सकते हैं। और बात करें इसकी तो इसको हम लोग सिंपली N और 0 N1 से भी डिनोट कर सकते हैं न्यूट्रॉन को। अब बात करें हम चार्ज की, तो आपका इलेक्ट्रॉन में बताया क्या होता है, ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है आपकी -1.6 into, ठीक है, -6 into 10 to the power -19 कूलम। इस पे जो चार्ज होता है इतना होता है, ठीक है। और अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें तो इसमें आपका -4.8 into 10 to the power -10 ESU, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इट्स नेम एज फुल फॉर्म एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। आपसे मतलब एग्जाम में किसी भी तरह पूछ सकता है कि चार्ज कितना होता है, आप पहले बताएंगे कि ये एक नेगेटिव पार्टिकल है, तो इसमें चार्ज आपका नेगेटिव 1 यानी -1.6 न्यूटन बाय -19 कूलम और -4.8 न्यूटन बाय इतना यूएससी होता है, ठीक है। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में भी सेम चार्ज होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है, कूलम। या और अगर ESU की बात करें, अभी मैंने ESU बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इसमें जिसकी वैल्यू होती है +4.8 into 10 to the power -10, ओके। तो ये आपका हुआ इसकी वैल्यू, ये इन ESU एंड इन ये। अब बात करें अगर हम इसी में इसके क्या चार्ज की, मतलब इसमें कितना मास होता है, तो मास की बात करें तो इसमें आपका होता है 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम। कभी कभी केजी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए 9.1 into 10 to the power -31 kg, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। अगर इसी को अगर हम बात करें AMU में लिखना हो, अगर इन AMU, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मैं लिख दे रहा हूं एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.00
मास होता है, इसका जो मास होता है वो आपका होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम और 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर केजी में बात करें हम उसके मास की, ठीक है, इसका मास है ये, मैं इसको यहाँ लाइन लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मास क्या है और उसका चार्ज क्या है। ये मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि ग्राम में उसकी वैल्यू क्या होती है 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम और 1.673 × 10⁻27 kg। ये आपका इसमें क्या होता है, इसका मास होता है। और चार्ज दोनों में इक्वल होता है, बट क्या होते हैं उनके साइन अलग होते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए इसकी वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और इसकी प्लस में होता है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, आगे हम बात करें इसके मास की। अगर इसको भी हम अगर उसमें लिखें AMU इन AMU तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.00763। ओके, इसकी जो वैल्यू होती है आपकी किसमें, इन AMU। तो इन AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में इसका जो मास होता है वो होता है 1.00763। ओके, आगे हम बात करें न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन में आप जानते हैं इसमें चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इसमें चार्ज 0 होता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल है, उदासीन कण है, दैट्स व्हाई इसमें जो चार्ज होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, आवेश शून्य होता है, आवेश शून्य होता है। बट इसमें क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, इसमें मास होता है। तो मास कितना होता है इसमें, थोड़ा सा, यानी अगर बात करें प्रोटॉन के बराबर होता है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ा सा ज्यादा मतलब ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता, -24 ग्राम और 1.765 × 10⁻⁻27 kg होता है। अगर बात करें हम इसकी दूसरी यूनिट जो आपकी कौन सी यूनिट है, AMU। इन AMU की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.00863। ओके, तो ये बात हो गई हमारे जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो जिसे हम लोग सिंपली -e लिखते हैं, प्रोटॉन जिसे हम लोग P या 1s1, क्योंकि ये क्या होता है मैंने बताया आपका समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का, जिसे आइसोटॉप्स कहते हैं। बात करें हम न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन को सिंपली N और 0n1 से लिखते हैं, ठीक है। इसमें चार्ज की मैंने बता दी, इसका चार्ज ये होता है, ये दोनों सेम होते हैं बट इनके क्या होते हैं, साइन डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन या न्यूट्रल पार्टिकल होता है, दैट्स व्हाई इट्स चार्ज इज 0। ओके, सेकंड वन इज मास। मास मैंने बता दिया 9.1, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके आगे फिर आपको बताता हूँ उसमें और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे नोट कर लीजिए आप पहले। लिख लिया होगा आपने। तो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने फंडामेंटल जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उनके सब बता दिए, उसके चार्ज जान लिया, उसका मास जान लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कि जो एटम्स होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग एटम्स के भी कुछ टाइप होते हैं। मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, एक परमाणु, एक परमाणु, डाई एटॉमिक मीन्स द्वित परमाणु, ये एटम्स के टाइप होते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी क्या है तत्व हैं उसमें जो एटम्स हैं वो कई तरीके से क्या है डिफरेंशिएट किए गए हैं, अलग अलग किए गए हैं। तो उसमें कुछ आपके मोनोएटॉमिक होते हैं, कुछ डायएटॉमिक होते हैं। और डायएटॉमिक से जितने भी ऊपर होते हैं वो चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो आपके पॉलीएटॉमिक कहलाते हैं। तो एक नया वर्ड यहाँ पर आएगा पॉलीएटॉमिक, जिसे कहेंगे बहु परमाणु, पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक जिसे हम लोग कहेंगे बहु परमाणु, ठीक है। अगर हम बात करें एक परमाणु की, तो एक परमाणु
जैसे आपका हो गया नियॉन। ओके, आपका सिंपली अगर हम बात करें एक परमाणु का में, तो आपका हो जाएगा इसमें हीलियम। ओके, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, तो जितने भी आपके हैं ये सब आपके क्या हैं, ऑर्गन, ये सब आपके जितने भी एग्जांपल हैं ये एक परमाणु के, ये एक परमाणु होते हैं। ठीक है, और डाई एटॉमिक की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए डाई एटॉमिक का आपने पढ़ा होगा H2 N2 O2, तो ये डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक होता है कि एक ही तरह के दो परमाणु जब बनते हैं तो उसी परमाणु, जैसे ये इसका क्या है, इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु है, तो ये डाई एटॉमिक है। ठीक है, एटम्स के टाइप है ये आपका H2 N2 O2, ठीक है, Mg2, जितने भी हैं ये सब आपके द्विपरमाणु हैं। आगे हम बात करें बहुपरमाणु, तो बहुपरमाणु के अंतर्गत आप लोग जानते होंगे एक ओजोन को जानते होंगे। तो ओजोन जो होता है आपका, वैसे ट्राई एटॉमिक भी बोल सकते हैं, लेकिन दो के बाद कोई भी चीज अगर हम लोग कंटिन्यूअसली बढ़ते हैं आगे तो उसमें एक वर्ड आपका यूज होता है पॉली, पॉली एटॉमिक आपका हो जाएगा। तो ओजोन आपका होता है O3, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। It consists of oxygen's 3 atoms. Okay, it consists of 3 atoms. Okay, that means ozone is a polyatomic. इसी तरह आपका P4 लिखते हैं, S8 लिखते हैं, ये आपका फास्फोरस, सल्फर, तो ये सब आपकी क्या है, पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो कहेंगे इन वी हैव इन अ सिंगल एटम इज नोन एज अ monoatomic. If we have two atoms of a same, that is known as the diatomic, and when we have more than two, then is known as polyatomic. Simply इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सब सेम थे। ठीक है, अब आगे बात आएगी जब डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे, या एक से ज्यादा होंगे तो क्या होंगे। ठीक है, चलिए इसको बात करें। एटम के बाद कॉन्सेप्ट आता है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स नोन एज मॉलिक्यूल। परमाणुओं के समूह को मॉलिक्यूल अथवा अणु कहते हैं, लेकिन पहले इसको अणु नाम से नहीं जाना जाता था। डाल्टन ने इसको यौगिक अणु बोला था। उन्होंने बताया था कि एक ही तरह के परमाणुओं का समूह जो है यौगिक अणु कहलाता है। क्या बताया, यौगिक अणु। जो नाम उन्होंने सजेस्ट किया डाल्टन ने, उसके लिए क्या सजेस्ट किया, यौगिक परमाणु। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, एवोगैड्रो, आपने नाम सुना होगा, एवोगैड्रो, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो। उन्होंने इस यौगिक अणु को सिंपली अणु नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने, अणु। यौगिक अणु नहीं रह गया, अब क्या हो गया, अणु। तो अणु को नाम देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे आपके एवोगाड्रो। तो उन्होंने बताया कि किसी भी अगर उन्होंने मोल परिभाषा भी दी, तो उन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में, उन्होंने मोल की भी डिफिनेशन दी। मोल एक क्या होती है, पदार्थ के मापने की क्या है, माप है, मेजरमेंट ऑफ है, सब्सटेंस है। तो उन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, वो चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, पार्टिकल्स। उन्होंने मोल की डिफिनेशन दी और यौगिक अणु को उन्होंने नाम दिया अणु। तो सिंपली ही डिफाइन दैट 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल। मतलब कोई भी तत्व हो, यानी कोई भी तत्व हो, अगर हम उसका एक मोल लेंगे तो उसमें जो संख्या होगी उसके पार्टिकल्स की, वो कितनी होगी, कितनी होगी। उसको आप लिख सकते हैं। अगर हम इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, अगर हम बोले 1 मोल टॉफी, तो 1 मोल टॉफी में आपके जो टॉफियों की संख्या यानी द नंबर ऑफ टॉफीज आर 6.023 10⁻23 टॉफीज। ओके, तो 1 मोल को डिफाइन किया एवोगाड्रो। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लेता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर और मोल। तो आप क्या बताएंगे वहां पर, 1 मोल इक्वल टू, इसको रख लीजिए आप, 6.023
10 टू द पावर 23। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ भी 2 3 है और यहाँ भी 2 3 है, ठीक है। यू कैन सी दैट हियर आल्सो 23 एंड देयर आल्सो 23। सो इसको आपको लर्न करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो, ठीक है, संख्या, ठीक है। आगे हम लोग बात करें फिर आगे चल के कॉन्सेप्ट आया कि मोजले साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे मोजले। तो उन्होंने बताया कि कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका बेस उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। तो किसने बताया, एक मोजले नाम के साइंटिस्ट थे। तो बात अब आती है एटॉमिक नंबर की। तो अगला हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग सिंपली जो है ए से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर उसमें उपस्थित यानी उसमें इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। मींस इन एवरी atom have same number of electron and proton and that is also known as its atomic number or atom number। okay, इसको डिफाइन किस तरह किया गया, a number that states that how many times the mass of an atom of, ठीक है, an element is heavier than 1/12 टाइम ऑफ अ कार्बन 12। यानी इसकी डिफिनेशन जो है कार्बन 12 के आधार पे दी गई। बताया गया कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या नंबर ये प्रदर्शित करता है कि वह कार्बन 12 के एक एटम से 1/12वां भाग उसका जो होगा वो उसका एटम नंबर, यानी कितना भारी है वही उसका क्या कहलाएगा, क्या आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया, ये तो मैं बात कर एटॉमिक मास की बात कर दी, सॉरी, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसी तरह एटॉमिक मास की। जो मैंने डिफिनेशन दी, तो मैंने एटॉमिक मास की डिफिनेशन दी, क्या एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास, ठीक है, वन एटम, ठीक है, क्या इसकी डिफिनेशन, वन एटम ऑफ एलिमेंट, मतलब वन एटम मास अपॉन मास ऑफ C12 कार्बन एटम, ठीक है, यानी 1/12वां हिस्सा। यानी इसको डिफाइन कैसे किया एटॉमिक मास को, कि किसी भी पदार्थ का जो क्या होता है आपका परमाणु भार होता है वो उस एटम के भार और कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से का जो अनुपात होता है वही आपका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। आगे हम बात करें इसी में कि एटॉमिक मास को किससे डिनोट, एटॉमिक मास को आपका सिंपली ए से डिनोट किया जाता है और उसमें उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी जो आपका परमाणु भार या एटॉमिक मास होता है उसकी वैल्यू A = P + n, यानी किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो सम होता है वो आपका एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। और ये डिफिनेशन जो है कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 जो है एक सूचकांक भी होता है। इससे क्या होते हैं, जैसे पुरानी जो चट्टानें होती है उससे उसका क्या है समय का, यानी वो कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड द, ठीक है, यानी जो मास आपकी जो चट्टानें हैं वो कितनी पुरानी है उसका भी अनुमान इसी के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, अब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट यहां से आ गया है, यानी अब हमको सबके एटॉमिक नंबर, ठीक है, पता होने चाहिए। जैसे हम लोग परमाणु क्रमांक, एटम नंबर, ठीक है, कितना होता है किसका, तो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे